के साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि राजौरी आपको लिए चलते हैं, जहां से आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लगातार राजौरी के अंदर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी कोरोना के जिले में अंदर आप बात करें तो जाहिर तरीके से आप देखिए कि जिले के अंदर 4 लोगों की जान एक बार फिर से चली गई है और मरने वालों में स्वास्थ्य विभाग की नर्स भी अब शामिल है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं अब वो भी कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। राजौरी के अंदर आप देखिए आज फिर से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजौरी में कोरोना से मरने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज भी कोरोना जिले में लगातार आप देखिए किस तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और जिले के 4 लोगों की जान यहां कोरोना महामारी ने ले ली है और मरने वालों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी अब शामिल हो चुके हैं, जिसमें आज एक नर्स की भी मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए जमशेद मलिक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लेकिन अब स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में। जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि अब स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में लगातार आना शुरू हुए क्योंकि पॉजिटिव बहुत सारे आ रहे थे, मगर ये पहला स्वास्थ्य कर्मी होगी, लेडीज है जिसकी डेथ हुई है, जो कोटरंका में एक पेशेंट का इलाज कर रही थी तब ये पॉजिटिव आई है और देर रात को इसकी भी यहाँ में मौत हुई है। और इस तरह कुल मिलाकर राजौरी में आज इस बीमारी से मरने वाले 4 अफराद हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक कुछ जिला से और 3 का राजौरी से। और इस तरह अगर ये कहें कि राजौरी में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद भी 183 तक पहुंच चुकी है। वहीं लगातार मौत का आंकड़ा राजौरी में थमने का नाम नहीं ले रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह लोगों की तरफ से महकमा हेल्थ पर सवाल उठाए जा रहे थे, आज उन लोगों के लिए यह सवाल है कि एक स्वस्थ कर्मचारी जो इसी महकमा की एक लेडी है उसने भी अपनी जान गंवाई है उन लोगों को इसके लोगों का इलाज करते हुए। सबसे बड़ी वजह यह है कि राजौरी में सवाल यही होता है कि राजौरी में मौत का आंकड़ा थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा और लगातार मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ना शुरू हुआ। जहां कल 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं आज 4 लोगों ने और अपनी जान गंवाई है। हालांकि ये कहें कि कोविड के वहां पर यह था कि आम लोग जल्दी से अस्पताल का रुख नहीं कर रहे हैं, देरी की वजह से मौत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी अब चपेट में आते जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब चिंता का विषय जरूर बन रहा है। बिल्कुल चिंता का विषय जरूर है, मगर जिस तरह इस लेडी के बारे में बताया जा रहा है, कंडी इलाके कोटरंका में एक पेशेंट के साथ थी जिसका इलाज कर रही थी वहां ये, उसके बाद ये खुद पॉजिटिव 5 दिन पहले ये पॉजिटिव आई थी, जहां इसको कोटरंका में ही रखा गया और उसके बाद जब इसकी हालत थोड़ी सी खराब हुई तो इसको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां इसकी आज मौत हुई है। दुख भरी खबर जरूर है, मगर सवाल ये भी जरूर है कि जिस तरह लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे और अब सवाल ये भी है कि महकमा की तरफ से भी जिस तरह ये कहा जा रहा था कि उन लोगों की डेथ होती है जो लोग हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं या जिनको अस्थमा या कोई और प्रॉब्लम है, मगर इसके बारे में हमने पूरी जानबीन की है, छानबीन की है, इसको किसी तरह की कोई और बीमारी नहीं थी और 40 से 42 साल इसकी उम्र है जिसकी आज मौत हुई है। इस तरह जिस तरह मैं बता रहा हूं कि लगातार राजौरी में मौत का आंकड़ा बढ़ना शुरू और उससे बड़ा सवाल यह है कि राजौरी में जो इस बीमारी से मरने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई हैं तो वो रात के वक्त हुई हैं, सुबह में मौतें हुई हैं, दिन के वक्त बहुत ज्यादा कम मौतें सामने आई हैं। ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है राजौरी के लिए। ऐसा कि रात के समय में ज्यादा मौत के मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है कि अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो अच्छे से फराहम नहीं कराई जा रही मरीजों को, कुछ ऐसा? बिल्कुल यही सवाल उठता है कि क्यों कारण है कि रात के वक्त या बहुत सुबह के वक्त ज्यादा मौतें सामने हो रही हैं, दिन को बहुत कम मौतें सामने आती हैं। ये एक बड़ा सवाल जरूर है। हालांकि हमारी कुछ देर पहले डॉक्टर से बात हुई है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि हर वार्ड में डॉक्टर है, उसके साथ साथ स्टाफ भी लगाया गया, मगर यह सवाल एक जरूर है कि देर रात को ही या सुबह ही इस तरह मरीजों की मौतें क्यों हो रही है, मगर लगातार ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ना ही शुरू हो गया। हालांकि ये कहें कि कोविड-19 का कहर जिस तरह राजौरी में शुरू हुआ था उसमें काफी कमी देखने को मिली है। कल की तारीख में राजौरी में सिर्फ 60 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, मगर मरने वालों की संख्या में कहीं कमी देखने को नहीं मिल रही और लगातार ये कहें कि कोविड-19 की दूसरी लहर में लगभग 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हालांकि कोविड-19 की पहली लहर में लगभग 60 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कोविड-19 की दूसरी लहर राजौरी में कहर बनकर बरस रही है। लेकिन जमशेद, जहां उपराज्यपाल का दौरा होता है उसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अब चिंता कम होगी और राजौरी जिले के अंदर जिन सुविधाओं को नहीं दिया गया है, अभाव है, उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है कि जमीनी सतह पर सुविधाएं दी जा रही है मरीजों को? जी बिल्कुल यही बड़ा सवाल उठ रहा है। जब उपराज्यपाल राजौरी का दौरा किया लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस भी ली थी, मगर जिस दिन उपराज्यपाल राजौरी पहुंचे उस दिन बहुत कम आंकड़ा था मौत का, सिर्फ 2 से 3 डेथें हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा मौत का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि लोगों की तरफ से कुछ सवाल भी उस वक्त उठाए गए थे, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदे हों या दुगर लोग हों, मगर उनकी तरफ से सवाल भी कुछ उठाए गए। मगर जिस तरह मौत का आंकड़ा राजौरी में बढ़ रहा है
ये एक जरूर तशवीश की बात है, क्योंकि मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा राजौरी में। खास करके आज मरने वालों में से 3 लोग राजौरी के हैं और 1 पुंछ जिले का है, जिसमें से 3 मौतें मेडिकल तालाई राजौरी में आर्मी हॉस्पिटल के अंदर मौत हुई है। मगर जिस तरह मौत का आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ, ये जरूर चिंता के विषय है राजौरी के लिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव केसेस में कमी ये बात ही सवालिया घेरे के अंदर जाती हुई नजर आ रही है कि लोग लेट लतीफी कर रहे हैं और बहुत देरी से अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग अस्पताल के अंदर भी हैं उनकी भी मौत देखने को मिली है, जो एक बहुत बड़ी चिंता यहां पर व्यक्त करता हुआ नजर भी आता है और एक सवालिया निशान बनता हुआ नजर आता है। तो इस पर स्वास्थ्य विभाग को निगरानी करना और संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जिला राजौरी के अंदर कोरोना लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक चिंता का विषय जरूर दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से फराहम कराई जा रही है मरीजों को, ये अब सवालिया घेरे के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तरीके से आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था कि रात के समय में और सुबह जल्दी यहां पर ज्यादातर मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। चलिए अब सांबा लिए चलते हैं आपको, और सांबा से भी आज बड़ी खबर देखने को मिली है, क्योंकि 2 दिन से लगातार राहत भरी खबरें वहां से सामने आ रही थी, लेकिन अब फिर से आप देखिए कि जिला सांबा के अंदर कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं और 375 लोगों ने कोरोना को यहां मात दे दी है। एक तरफ रिकवरी रेट देखिए, वो भी बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक एक करके कोरोना अपनी चपेट में आम लोगों को लेता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं और जिला सांबा में अब कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। 375 लोगों ने कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से मात दे दी है। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से काफी दिनों से अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो ज्यादा तरीके से आप देखिए कि अच्छी खबरें देखने को मिल रही थी, लेकिन आज फिर से चिंता का विषय जिला सांबा के अंदर बन गया है। देखिए, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में मात्र 23 ही पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं और ये एक राहत की खबर है। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा 375 केसेस यहां पर जो वो रिकवर हुए हैं, यानी 375 पेशेंट यहां से डिस्चार्ज हो चुके हैं पूरी तरह से ठीक होकर, चाहे वो अस्पतालों में हो, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो या फिर कोविड सेंटर्स में हो। तो ये चिंता करने की वाली बात इसमें कोई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा जो रिकवरी का आंकड़ा जिला सांबा का देखने को मिला है। इससे पहले 223 रिकवरीज भी रिपोर्ट हुई थी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि जिस तरह से रिकवरीज अब रिपोर्ट होना शुरू हुई है, तो ऐसा लगता है कि हम इस सेकंड वेव को कहीं ना कहीं खत्म करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कलेक्टिव एफर्ट लगाया गया प्रशासन द्वारा, लोगों द्वारा। और अगर पॉजिटिविटी रेट आपको बताएं तो पिछले 10 से 15 दिन पहले जो 8% चल रहा था वो कम होता होता 2% पर आया और अब जो है ये 1.6% पर रह चुका है। यानी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो कारण है इसमें केसेस में जो कटौती हुई है, इसमें देखा जा रहा है कि जो टेस्टिंग है वो बड़े पैमाने पर की गई है और जो वैक्सीनेशन है 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन पूरी तरह से हुआ है। 98% यहां पर वैक्सीनेशन हुआ है। उसी के चलते जो पूरा माहौल इस समय बन पाया है। और डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने भी कल हमसे जब बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रिकवरी जो वो 41% तक यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी दरकार है कि रिकवरी ज्यादा दूर। जिला सांबा के अंदर रिकवरी रेट बहुत अच्छा देखा जा रहा है, लेकिन आप संक्रमितों के मामले भी देखिए कि लगातार किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर कोरोना महामारी को पार पाना है इससे, या फिर इसे मात देनी है। देखिए, चिंता वाली बात नहीं है, मात्र 23 मामले रिपोर्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद आंकड़ों में कोई गलती लगी है। 23 मामले पूरे जिला में रिपोर्ट हुए हैं, कोई ज्यादा मामले नहीं है। जो आंकड़ा 100-150 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा था, 200 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा था, लेकिन अब ये मात्र 23 मामले आए हैं और ये सबसे कम फिगर जो वो कल पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं अब चिंता वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमें और टेस्टिंग प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो क्या जिला सांबा के अंदर हर जगह पर टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई है या फिर मुकम्मल तरीके से वो खत्म हो चुकी है? आपको बता दें कि जो टेस्टिंग है वो लगातार अभी भी बड़े स्तर पर जारी है। आज से अगर 20 से 22 दिन पहले आपको बताएं तो टेस्टिंग इतनी नहीं हो पा रही थी। शायद ये वही वजह थी कि पॉजिटिविटी रेट हमारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था तो लोगों में एक दहशत का, एक डर का माहौल बना था। लेकिन जब प्रशासन ने सीधे तौर पर यह दिशा निर्देश दिए कि आपको हर एक इलाके में टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो लगभग 2000 के आसपास, 1500 के आसपास डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहा है। और यही वजह है कि हमारा धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है।
और यहाँ पर माहौल भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर प्रशासन का भी कहना है, लोगों का भी कहना है कि हमें थोड़ी सी राहत जो है वो इस पॉजिटिव बढ़ते मामलों से जरूर मिली है, लेकिन अभी हमें पूरी तरह से एहतियात बरतनी है, अपनी लापरवाही नहीं करनी है। ऋषि, ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो 99% लोगों को दे दी गई है जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, लेकिन 18 से 44 वर्ष की आयु में जो लोग आते हैं उनको लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी, कहां तक पहुंचा है वैक्सीनेशन का काम? बिल्कुल आपने सही कहा, लगातार लोगों ने सवालिया निशान खड़ा किया प्रशासन के ऊपर, और उसी के साथ हम भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात करते हुए नजर आते हैं कि 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन कब शुरू होगा। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो वैक्सीनेशन सांबा जिला में की जा रही है 45 से ऊपर इतनी परसेंटेज हमारी अच्छी सामने आई है, लेकिन शायद हमारे पास इनके पास स्टॉक नहीं है, इसको लेकर तरह तरह की बातें जो वो निकलकर सामने है। लेकिन डीसी सांबा ने भी कल ये कहा कि हमें लंबा इंतजार नहीं करना होगा और कुछ दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर 18+ के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ प्रशासनिक एंड पर नहीं होता, ये जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है कि जब उनको वैक्सीन अवेलेबल करवाए तो तभी ये स्लॉट बुकिंग जो है वो जिला सांबा में शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि लंबा इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन जो आश्वासन दिया है, क्या इसके ऊपर जिला प्रशासन सांबा खड़ा उतरता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जिला सांबा के अंदर काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। मुकम्मल तरीके से अच्छे से काम जिला सांबा के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन, तो अभी तक यहां पर लोगों को फराहम नहीं कराई गई है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया है कि जल्द से जल्द यहां फराहम कराने की कोशिश की जाएगी। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से भी इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि बिजबिहाड़ा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बिजबिहाड़ा जबलीपोरा हत्या मामले में यहां पुलिस का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। ट्वीट कर पुलिस ने हत्यारों की पहचान की पूरी तरह से जानकारी दे दी है और देर शाम अज्ञात लोगों ने यहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब आप देखिए पुलिस किस तरह से हरकत में आती हुई नजर आई है। कश्मीर पुलिस ने पूरी तरह से बीड़ा जिस तरह से उठाया हुआ था, अब आप देखिए कि ट्वीट कर पुलिस ने हथियारों की पूरी तरह से जानकारी यहां पर साझा की है और देर शाम ही अज्ञात लोगों ने 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बिजबिहाड़ा के जबलीपुरा का ये पूरा मामला था, जिसमें अब पूरी तरह से आप देखिए कि पुलिस किस तरह से खुलासा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से ये पूरी जानकारी दी गई है। जिन लोगों ने यहां पर हत्या की, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, उनका भी खुलासा करने की कोशिश की गई है, उनकी जानकारी देने की कोशिश की गई है। देर शाम अज्ञात लोगों ने ही 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और दोनों लोगों की यहां पर आप देखिए किस तरह से मौत का मामला जो है वो देखने को मिला था। और देर शाम की ये पूरी घटना है, लेकिन लगातार पुलिस जो है वो कमर कसते हुए इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी हुई थी। और अब आप देखिए बिजबिहाड़ा से जबलीपुरा इलाके के अंदर से जिस तरह से हत्या का मामला देखने को मिला था, एक बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से यहां पर किया गया है। और सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से देर शाम को कल यहां ये पूरा हादसा जो है वो देखने को मिलता है, क्या है जानकारी, कौन थे ये लोग? शाम दक्षिणी जबलीपुरा बिजबिहाड़ा में संजीद अहमद फारिक और 20 बरस के शहर पर नामालूम हथियारों ने गोलियां चलाई। उन्हें बाद में की गई, बताया नहीं जा सकता। इस बात गिरफ्तार इम्तियाज अहमद है आपसे और जम्मू पुलिस सीआरपीएफ एसओजी और आसपास के इलाके में बदलाव बढ़ा दी गई है और हम नामों के लिए दोनों का रास्ते जो है वो तकरीबन 3 कर दिए गए, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इसी रात से 7:30 बजे के करीब जबलीपुरा रास्ते से 2 आम शहरी पर, जिसमें एक टेक्निकल है और दूसरा मॉडल ड्राइवर और कारपेंटर है, उनके नजदीक से गोलियां चलाई और जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह से। लेकिन तजुर्बे यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गोलियां चलाई गई हैं, आखिर किस वजह से गोलियां जो है वो चलाई गई थी? आपसी रंजिश या फिर कोई और मसला? जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर रेलिवेंट दर्ज किया, साथ ही साथ शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी गिरफ्तार पुलिस ने डिलीट करके बताया कि ये आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स हो चुके हैं, अनआइडेंटिफाइड गनमैन थे। आज गिरफ्तार यानी साउथ कश्मीर की पुलिस ने डिलीट किया ताकि हमलावरों को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मसले के पीछे क्या कुछ मामला हो सकते हैं, ना किसी मिलिटेंट आउटलेट से अभी तक दोनों मुद्दाओं के मारे जाने लाभ करने पर कोई बयान जारी किया, ना ही किसी किस्म का आसपास में माहौल दिख रहा है। पुलिस ने कहा
चीजें अनआइडेंटिफाइड चीजें बल्कि उन्हें आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। बाद में कि पीछे क्या कारण हो सकता है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस अपने बयान में वजाहत मजीद कर सकती है। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से पहचान तो कर ली है, लेकिन खुलासा नहीं किया गया कि आखिर इन लोगों पर गोली चलाने के पीछे का मकसद क्या था। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पुलिस पूरी तरह से कार्यवाही में जुट चुकी है। तो इन दिनों यहां धर्मनगरी कटरा में मां वैष्णो के भक्तों का तांता लगा होता था। वहीं बीते 2 सालों से कोविड-19 के चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरे तरीके से प्रभावित हुई है। अगर यात्रा की बात की जाए तो रोजाना लगभग 500 ही श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए हाजिरी यहां पर लगा रहे हैं, जिसके चलते नगर कटरा से बाणगंगा के बीच चलने वाले ऑटो चालक काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऑटो चालकों के मुताबिक यात्रा न होने के चलते वे लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के आगे गुहार लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में सरकार के द्वारा ऑटो चालकों को परिवार पालने के लिए सरकारी मदद दी गई है, उसी प्रकार से यहां पर भी इन लोगों की मदद की जाए। सर इसके बारे में तो आप पूछिए मत। एक बार पहले भी जहां लॉकडाउन हो चुका है, तो हम तो इतने दूर से कि उधमपुर से भी 100 किलोमीटर पीछे हमारा घर है, जहां हम किराए भाड़े पे रहते हैं और विद फैमिली जहां रहते हैं। तो पहले भी बड़ी मुश्किल से कोई कर्जे उधार लेके हमने टाइम पास किया था, और अपनी गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट है ये तो 8-9 महीने गाड़ी खड़ी रही थी। पहले भी इंश्योर ड्यू हो गई, आरसी ड्यू हो गई, फिटनेस ड्यू हो गई, तो बड़ी मुश्किल से कर्जे लेकर और उनको हमने रिन्यूअल करवाया था। और अब फिर से जब दोबारा लॉकडाउन हुआ तो दोबारा से हमारे जो डॉक्यूमेंट है दोबारा ड्यू होते जा रहे हैं। ऊपर से कोई दिहाड़ी गुजारा इधर नहीं है, सुबह आते हैं शाम तक कहीं कोई बेचारा। टोटल इस समय 200-250 यात्रा चल रही होगी, और इतने सारे ऑटो में कहाँ किसी को फेरा लगेगा। कोई एक आध फेरा लगता है, मुश्किल से जो है सब्जी चावल आटा ले जाएगा बंदा। अब गाड़ियों के क्या कहना चाहेंगे सरकार के, क्या गुहार लगाना? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जैसे बाकी स्टेटों में दिल्ली वगैरह में हमने सुना कि ऑटो रिक्शे वालों को पैसे मिल रहे हैं या टैक्सी वालों को मिल रहे हैं, हमारी भी कोई मेहरबानी करके हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य देख के कोई दया कर दें। एक ऑटो ड्राइवर हूँ और हम 4-5 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ, और हमारी बड़ी मुश्किल से टाइम पास हो रहा है। यहाँ पर गाड़ियों के कागज़ वगैरह सब कुछ ड्यू हैं, तो पीछे भरवाए थे, तो उसके बाद दोबारा अब लॉकडाउन हो गया है, तो बड़ी मुश्किल आ रही है। तो सुबह आते हैं तो शाम तक एक ही चक्कर लगता है दिन का, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार के आगे, क्या उम्मीद? सर हमारी एलजी मनोज सिन्हा जी से, गवर्नर साहब से यही अपील है कि गुजारिश करते हैं कि जो दिल्ली सरकार में ऑटो वालों या रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को दी गई है राहत, वो हमें भी दी जाए। थोड़ी बहुत जो मदद हो सकती है सरकार की तरफ से की जाए, और ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। कोरोना महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ है, और जम्मू में पिछले कई दिनों से चल रहे कोरोना कर्फ्यू के चलते ये वर्ग बेहद मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। कोरोना कर्फ्यू ने इन लोगों से इनका कामकाज छीनकर उन्हें घर के यहां पर अंदर बेकार बनाकर बैठा दिया है, जिसके कारण इन लोगों को अब रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, और इस मुसीबत के समय में कोई भी इन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, ना तो सरकार और ना ही कोई संस्था। तो भुखमरी की इस कगार पर पहुंचे इन लोगों ने सरकार से मदद की अब गुहार लगाई है। दिहाड़ी वहाड़ी कुछ नहीं लग रहा है सर, जिसका लग रहा है वो लग रहा है, और जिसका नहीं लग रहा है वो बेला बैठे है, और जो 1-2 पैसा कमा के रखा था वो भी खर्चा हो गया। अब माने भूखा प्यासा बैठे हैं कि कुछ भी है, और कोई आता है वो भी 1 किलो 2 किलो दे करके चला जाता है, बाकी उतना में गुजारा होता नहीं है। जो दुकानदारी है वहाँ जाओ तो बिना पैसा का तो कोई कुछ देता नहीं, और बाहर का आदमी है, यहाँ हमें कौन देगा उधार। जैसा गुजारा चल रहा है वैसे चला रहे हैं सर। बड़ी मुश्किल गुजारा चला रहा, दिहाड़ी लांगन तक अगे दिहाड़ी लगती नहीं है, दुकाना बंद न, ऑटो शटो बंद न, सब कुछ बंद न, बड़ा मुश्किल है। सरकार कोई मदद नहीं करा दी साड़ी, कोई राशन नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है। परेशानी तो बहुत आ रहा है सर के यहाँ कुछ काम धाम कुछ चल नहीं पा रहा है, कि यहाँ भूखा प्यासा है। यहाँ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है खाने पर, कभी एक आध रोज भी काम में चल जाता है, तो उसमें क्या गुंजाइश है। यहाँ भूखा प्यासा मर रहा है, लॉकडाउन में काम पूरा बंद कर दिया है, भूखा प्यासा बैठे हैं क्या कष्ट में। तो कुछ सरकार से उम्मीद है आपको? तो सरकार तो दे नहीं पा रहा है हम लोग को,
कुछ देता नहीं है तो क्या कर सके, जैसे मर रहे हैं वैसे तो मर ही रहे हैं। तो जम्मू के त्रिकुटा नगर में आर्य समाज की ओर से कोरोना के खात्मे के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और पिछले 7 दिनों से रणविजय शास्त्री और उनकी टीम विभिन्न वार्डों में जाकर हवन कर रही है। इसी के तहत आज वार्ड नंबर 54 में हवन किया गया और इस मौके पर बीजेपी नेत्री रेखा महाजन और साथ ही साथ पार्षद नीरज पुरी भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे। त्रिकुटा नगर के वासियों को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे पहुंचे और सबसे ज्यादा कृतज्ञ हूँ हमारे आर्य समाज के हमारे रणविजय शास्त्री जी, जो हमेशा से ही जो है इस तरह की गतिविधियां जो है वो करते हैं, हमेशा से ही यज्ञ को प्रोत्साहन देते हैं। तो आज जिस तरह से हम जानते हैं कि प्राचीन समय से ही जो है हमारी संस्कृति में यज्ञ का एक अलग से महत्व है, तो आज के इस कोरोना के समय में ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हर तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया है, इन्होंने यहाँ पे गिलोय की लकड़ी, नीम की, आम की, ये सब चीजें जो हैं एक ही हर लोकेलिटी में घूम के पिछले 7 दिनों से लगातार ये जो है इस तरह से हर एक लोकेलिटी में घूम के यज्ञ का जो है कर रही हैं। तो इसलिए और आगे भी जो है इनका ये कार्यक्रम रहेगा। गरीब इंसान का ऊपर वाला कदम कदम पर इम्तिहान लेता है और पूरी उम्र गरीब इंसान इम्तिहान देते देते थक जाता है, लेकिन ऊपर वाला बस नहीं करता और ऐसे ही इम्तिहान से यहां गुजर रहा है पुंछ के वार्ड नंबर 12 का एक गरीब परिवार। ऊपर वाला इस परिवार का किस तरह का इम्तिहान ले रहा है, इस पर आप एक रिपोर्ट देखिए। कुर्सी पर बैठी ये मासूम बच्ची पुंछ के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला पावर हाउस की रहने वाली है। मात्र 6 साल की उम्र में इस मासूम नन्ही सी जान को न्यूरोनल कैरोइड लिपोफुस्किनोसिस जैसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया है। इस बीमारी का ना तो यहाँ पर कोई इलाज है और ना ही कोई दवा। इस मासूम के माँ बाप की बेबसी तो देखिए, ना तो वो अपनी लाडली का इलाज करवा पा रहे हैं और ना ही इलाज का कोई साधन जुटा पा रहे हैं। बस अपने इस कलेजे के टुकड़े को तिल तिल कर मरता हुआ देख रहे हैं और अंदर ही अंदर अपनी बेबसी पर रो रहे हैं। मेरी जो बच्ची है उसको एक जो डिजीज निकला हुआ है, जो वो न्यूरल सेलाइल लिपोफिनासिस करके ये डिजीज है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में नहीं है, तो इसके लिए जो मेडिसिन हमें चाहिए वो आउट ऑफ कंट्री है। 4 महीने पहले डॉक्टरों ने इस मासूम के माँ बाप को इस घातक बीमारी और इसके इलाज के बारे में बताया था। तब से लेकर ये दोनों अपनी लाडली बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए भटक रहे हैं। अपनी लाडली की इस हालत को देखकर इन दोनों का कलेजा मुंह को आ रहा है, लेकिन ये दोनों इस कदर लाचार हैं कि अपनी प्यारी सी बच्ची की तकलीफ देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। बेबस और लाचार इस बच्ची के माँ बाप ने सरकार, सांसद और भाजपा के नेताओं से मदद की गुहार लगाई है कि हमारी ये बच्ची को बचाया जाए, इसके लिए ये जो मेडिसिन है ये लाई जाए और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो थ्रू गवर्नमेंट के की जाए, ताकि हम इस बच्ची को बचा सकें, क्योंकि हमें इतना नहीं है कि हम अपने लेवल पर इतना खर्च करके हम बच्ची को बचा पाएंगे। इसलिए हमने गवर्नमेंट से अपील करनी है। हमें MLC साहब के थ्रू भी हमने अपील की, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि वो अपने लेवल पे वो भी करेंगे। हम भी अपील करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे MP युगल किशोर शर्मा जी और रविंदर रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी इस बच्ची को जल्द से जल्द बचाया जाए, क्योंकि हमारे पास अब इस बच्ची के पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर ये मेडिसिन ना आई तो कुछ भी हो सकता है। वहीं स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व MLC प्रदीप शर्मा ने भी प्रधानमंत्री और जम्मू पुंछ के सांसद जुगल किशोर शर्मा से इस मासूम बच्ची की जान बचाने की गुहार लगाई है। पूर्व MLC ने प्रधानमंत्री और सांसद से इस बच्ची के इलाज के लिए विदेश से दवा मंगाने की अपील की है, ताकि इस मासूम की सांसों की डोर को बचाया जा सके। हमारे प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये छोटी बच्ची है तो 6 साल की, तो 2 साल पहले ये ग्राउंड में स्कूल में खेलती थी, स्कूल में जाती थी
और मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि डॉक्टरों ने इसको डायग्नोज कर लिया है 4 महीने पहले और ये बोला है कि इसकी दवाई जो है ये अमेरिका में है और दवाई भी जो है उन्होंने लिख कर दे दी है। दवाई जो है सिर्फ एनजीओ ने भी मान लिया है कि दवाई वहां से अमेरिका से लाएंगे। सिर्फ थोड़ी सी हमारे प्रधानमंत्री जी हेल्प कर दें, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हेल्प कर दें तो 1 मिनट में ये बच्ची बच जाएगी और इसकी दवाई वहां से आ जाएगी। ये गरीब परिवार है, इसके पास और कोई साधन नहीं है। ये एक ऐसा परिवार है कि ना ये जम्मू में किसी को नहीं जानते। हम बॉर्डर पर आने वाले लोग हैं, पुंछ में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं खुद भी जम्मू जा रहा हूं इनके लिए और पूरी बात जम्मू में करूंगा और मेरी बात के लिए मैं यही कहूंगा कि सबको इनकी मदद करनी चाहिए, खासकर प्रधानमंत्री जी को और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी को और रविंद्र रैना जी को इनकी हेल्प करें ताकि ये अपने जो है परिवार है इस बच्ची की जान जो है ये बच सके। 2 साल पहले यह मासूम बाकी बच्चों के साथ हंसती खेलती कूदती थी, लेकिन ना जाने कैसे इस घातक बीमारी ने इस मासूम को जकड़ लिया और हमेशा के लिए इस कुर्सी पर बैठा दिया। अब देखना यह है कि इस मासूम की सांसों की डोर थामने के लिए कौन कौन आगे आता है। पुंछ से जमशीद मलिक के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।